हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज आपके सामने जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो बीए पार्ट सेकेंड ह्यूमन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पिग्मी जाति। ये जो पिग्मी जाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, इसका रहन सहन कैसा है और ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है, ये सब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो पिग्मी जाति है ये मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है, जिसमें अफ्रीका में भी विषुवत रेखा के नज़दीक के 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। इसके अलावा ये मध्य अमेरिका में भी पाई जाती है, मध्य अमेरिका में अमेज़न बेसिन के आसपास, जो कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें सबसे पहले इसका जो निवास क्षेत्र इसमें विषुवत रेखीय वनों में निवास करने वाले लोगों को विभिन्न महाद्वीपों में भिन्न नामों से पुकारा जाता है। अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में इनको मुख्यतः पिग्मी कहते हैं, ये याद रखना। उसके अलावा अमेज़न बेसिन जो कि अमेरिका में है, अमेज़न बेसिन में इसको रेड इंडियन बोलते हैं। श्रीलंका में वेदा के नाम से, न्यू गिनी में पापुआन के नाम से, काली मटन या बोर्नियो में पुनन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो जाति है पिग्मी, तो मुख्यतः ये केवल इसमें अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन के क्षेत्र में या अफ्रीका में कह लें कि अफ्रीका में बोला जाता है, बाकी दूसरे द्वीपों में, महाद्वीपों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। पिग्मी निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, जो अपने प्राकृतिक रूप में दक्षिण अमेरिका, मध्य अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में इधर उधर बिखरे रूप में मिलती हैं। यानी कि ये कहाँ दक्षिण अमेरिका, अमेज़न बेसिन हो गया, मध्य अफ्रीका में एक कांगो बेसिन हो गया, और दक्षिण एशिया में जैसे श्रीलंका में है और अन्य स्थानों विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में यत्र तत्र मिलती है। ये जाति मुख्य रूप से आपको तो ये प्रदर्शित करना है कि ये जैसे 0 डिग्री है इक्वेटर, इसके 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो भी दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का और दक्षिण एशिया का जो भाग है उसके अंदर, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, तापमान अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर बहुत ही घना सघन जंगल पाया जाता है। तो इसमें पिग्मी में मुख्य वर्ग या दल वे हैं जो कॉन्गो गणतंत्र के पूर्वी भाग में इतूरी वनों में पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य क्षेत्र कांगो, इतूरी, ओग, फसाई नदियों के बेसिन, ये नदियों के बेसिनों में मुख्यतः निवास करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका का नक्शा है। इसके अंदर ये जो देखिए गैबान है, ये वाला एरिया, ये आपको ये नक्शे में अगर दिखाना पड़ेगा, आप नक्शा बना के और इसको ये दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदर बिना मैप के, क्योंकि ज्योग्राफी में पूरे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अब ये यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ की जो जलवायु है उष्ण व आर्द्र। मैंने बताया उष्ण व आर्द्र का मतलब उष्ण
और आर्द्र, आर्द्र का मतलब ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र, और ये ज़्यादा तापमान, और ज़्यादा वर्षा। यहाँ पर पूरे साल भर वर्षा होती है। तापमान भी वर्ष भर 26 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है, और वार्षिक तापांतर में 3 डिग्री से अधिक अंतर नहीं आता, यानी कि सर्दी गर्मी का तापमान लगभग समान सा ही रहता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। साल भर वर्षा होती है, प्रत्येक महीने में होती है। वर्षा का औसत जो है लगभग 250 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार की जलवायु संबंधी अवस्थाओं में घने और डरावने वन पाए जाते हैं, जिनमें वृक्षों की ऊंचाई लगभग 40 से 50 मीटर, उनके तने 5 से 7 मीटर वाले होते हैं, जिनसे असंख्य परजीवी लताएं विशालकाय सर्पों की भांति लटकती रहती हैं, जिनके ऊपरी भाग में गुंबदाकार टहनियाँ फैली होने के कारण धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो सूर्य का पूरे साल, क्योंकि तो इसलिए जो धरातल है वो पूरे साल भर नम रहता है। ये यहाँ पर क्योंकि बहुत घना जंगल पाया जाता है, इसलिए ये प्राणियों का, घनी प्राणियों का प्रदेश, यानी कि जूलॉजिकली रिचेस्ट रीजन कहा जाता है। यहाँ पर अलग बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट है, यानी कि शिकार करना, और नदियों के किनारे पर मछलियाँ पकड़ने का कार्य करते हैं। इनकी जो उपजातियां हैं उनको हम अचुआ बोलते हैं। अचुआ, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जो अब इसमें अचुआ, ये उपजातियां हैं, इनको 3 भागों में बांटा है। विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले मबूती, मध्य में रहने वाले तवा, और दक्षिण विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में रहने वाला बिंगा गसेरा। तो ये इस प्रकार से ये जातियां इन क्षेत्रों में, ये लोग स्थायी रूप से एक ही स्थान पर नहीं रहते, बल्कि अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, क्योंकि इनको जो शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अब इनका जो शारीरिक या बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इन लोगों का कद नाटा होता है, यानी बहुत कम कद होता है, 4.5 फुट के आसपास। शरीर का भार भी 60 से 65 किलो का वजन होता है। स्त्रियों का वजन इससे भी कम पाया जाता है, और इनकी लंबाई भी 4.5 फुट से भी कम पाई जाती है। इनका रंग काला तथा चॉकलेटी, पैर लंबे, बाल छोटे तथा छल्लेदार गुच्छे वाले जैसे कर्ली हेयर्स, होठ लटकते हुए और मोटे, नथुने चौड़े, और तथा नाक जो है होठ, नाक चपटी तथा ठोड़ी पतली होती है। तो ये इनके जो वो है फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। यद्यपि इनका कद बहुत ही छोटा और शरीर का भार कम होता है, किंतु ये बड़े बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में बड़े चतुर होते हैं तथा इनकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है। लेकिन चूँकि इनका जीवन यापन कठोर वातावरण में होता है, इसलिए इनके बुद्धि का विकास बहुत कम हो पाया है, क्योंकि ये स्वभाव से संकोची तथा विदेशियों के प्रति शंकालु होते हैं। ये बाहर के लोगों पे शंका की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनके साथ में ये मिक्सअप नहीं होते। जो इनका भोजन है, भोजन में जंगलों में, क्योंकि यहाँ पर जंगल घने हैं, तो जंगलों से एक तो कंदमूल, फल वगैरह, शहद आदि मिल जाता है, तथा वहाँ के जंगल में शिकार के लिए पशु बड़े बहुतायत में पाए जाते हैं, तो उनका मांस ले लेते हैं। तथा नदी के किनारे पर रहते हैं, तो नदी के किनारे पर इनको मछलियाँ मिल जाती हैं। तो ये वैसे सामान्यतः ये कच्चा मांस ही खाते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे विकास हुआ है तो ये अभी बंदर, चूहे, सांप, पक्षियों आदि का भुना हुआ मांस खाना पसंद
करने लग गए हैं। हाथी का शिकार भी ये बड़ी चतुराई से करते हैं तथा इसका मांस भी बड़े चाव से खाते हैं। दीमक, चींटी आदि और मधुमक्खियों को भी ये खाते हैं। वनों में अनेक प्रकार की फलियां, जंगली सेम, पालक, कुकुरमुते आदि ये उबालकर या कच्चा ही खा जाते हैं। केला और कसावा इनको बहुत पसंद आते हैं। सामान्यतः ये 50-60 केले एक साथ खा जाते हैं तथा अपना मांस, मछलियाँ आदि ये लोग चुपचाप एक नियत स्थान पर अपने पड़ोसी क्षेत्रों के कृषकों से सब्जियां और केले के विनिमय करने के लिए रख देते हैं और कृषक उन्हें उठाकर उनके स्थान पर ये सब्जियां, रतालू, कसावा, मक्का आदि रख देते हैं। इस प्रकार इस विनिमय में दोनों समूह एक दूसरे के समक्ष नहीं आते, इसलिए इसे मूक व्यापार कहा जाता है। इसको मूक व्यापार कहा जाता है। ये मतलब इस प्रकार से व्यापार करने में भी शर्माते हैं। इसमें भोजन में बहुत ही कम विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए पौष्टिकता की दृष्टि से अच्छा भोजन नहीं हो पाता। कैलोरीज इनमें बहुत कम होती है और ये कुपोषण से पीड़ित होते हैं। इनके जो वस्त्र हैं, वस्त्रों में ज़्यादातर ये नग्न ही रहते हैं, लेकिन अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको ढकते हैं पत्तों से या कोई कपड़े वगैरह से। घरों में जो इनके घर किस प्रकार के होते हैं? पिग्मी लोग मुख्यतः शिकार पर निर्भर रहते हैं तथा ये स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। अधिकांश पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं तथा टहनियाँ, पत्तों तथा घास फूस से ये अपनी झोपड़ी बनाते हैं तथा इन पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी काम में ली जाती है तथा वनों को साफ करके ये अपने झोपड़े मधुमक्खी के छत्ते की भांति गोल बनाते हैं, जिसका व्यास लगभग 7 फुट से और 4 फुट होता है। झोपड़ी का दरवाज़ा बहुत ही छोटा होता है, जिसके अंदर ये रेंग कर अंदर जाते हैं तथा झोपड़ियाँ लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती हैं तथा केले या ताड़ के पत्तों से उसकी छत बनाई जाती है। इनके चारों ओर स्थान स्थान पर गहरे गड्ढे खोदकर उनमें लकड़ी को विष में डुबोकर और वो बिखेर देते हैं, जिससे कि कोई जंगली जानवर या पशु उनके ऊपर आक्रमण ना कर सके। और एक साथ ये झोपड़ी के अंदर लगभग 8 से 10 लोग रहते हैं तथा 8-10 झोपड़ियों का एक गांव होता है। ये लोग बड़े दरिद्र होते हैं तथा संपत्ति नाम की इनके पास कोई वस्तु नहीं होती। इन लोगों की आखेट की तलाश में अपना निवास स्थान प्राय बदलना पड़ता है, अतः अधिक घरेलू सामान इनके लिए भार स्वरूप होता है। जीवन स्तर निम्नतम होने के कारण अधिक वस्तुओं की आवश्यकता भी इन्हें नहीं होती। तो ये इस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। अब आखेट में ये जो है हंटिंग कैसे करते हैं? इन लोगों का मुख्य कार्य पशु का शिकार करना तथा नदियों से मछली पकड़ना है। छोटे जीवों का शिकार प्राय ये अकेले करते हैं, लेकिन जैसे हाथी जैसे बड़े विशालकाय जानवर का शिकार अनेक व्यक्ति मिलकर करते हैं। हाथी का शिकार करने में ये बड़े दक्ष होते हैं। ये लोग वनों में गड्ढे खोदकर उन पर पत्ते ढक देते हैं और फिर हांका लगाकर हाथी को उधर की ओर आकर्षित करते हैं। जो ही हाथी उधर जाता है तो और उस गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसके ऊपर बर्छी, भाले और तीरों से उसके ऊपर आक्रमण करके उसको मार देते हैं। तीर के ऊपर जहर वगैरह या विषैले पदार्थ लगा के रखते हैं और ये पशु क्योंकि बड़ा है तो इसका मांस वहीं पर आपस में ये बांट लेते हैं। इस प्रकार से ये हाथी का शिकार करने में अपने आप को बहुत माहिर समझते हैं, माहिर होते हैं।
पिग्मी लोग बहुत ही सतर्क, जागरूक और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। अनेक बार पशुओं की बोली इतनी चतुराई से बोलते हैं कि पशु भी धोखा खा जाता है और इनके नज़दीक पहुंच जाता है। जहां पिग्मी लोग अपने तीर कमान के साथ छिपे रहते हैं और उस पर वो बड़ी चतुराई से उसके ऊपर हमला करके उनका वध कर देते हैं। ये लोग न तो पशुओं को पालते हैं और न ही किसी प्रकार की खेती करते हैं, अतः सभ्यता की सबसे निम्न सीढ़ी पर होते हैं। इसके अतिरिक्त अत्यंत उष्णाद्र जलवायु के कारण ये प्राय जुखाम, खांसी, मलेरिया, बुखार, पेचिश आदि से पीड़ित रहते हैं और इनकी जीवन की अवधि बहुत छोटी यानी कि 40 वर्ष के आसपास रहती है। 40 वर्ष में तक ही ये जीवित रह पाते हैं। ये लोग प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है तथा स्त्रियां भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पत्थरों आदि की पूजा करते हैं। जादू टोने में इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था के नाम पर इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। इन लोगों को नाचने गाने का बड़ा शौक होता है और इसलिए ये रात भर नाचते गाते रहते हैं। तो ये इनका जीवन है। तो इस प्रकार से ये जो पिग्मी जाति है इसका जीवन यापन और इसकी शारीरिक गठन, वातावरण और ये सब इनके निवास क्षेत्र, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो ये जो पिग्मी जाति है इसका जब क्वेश्चन आए तो इसमें मैप ज़रूर बनाना और ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद। जय